में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में बात करेंगे सबसे बड़े रिजल्ट की, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक का रिजल्ट क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, या कहें कि 3 राज्यों के चुनाव से पहले कर्नाटक का चुनाव क्या गुल खिलाता है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। आपको ध्यान होगा कि राज्यों के कुछ परिणाम अलग आए, लोकसभा के चुनाव परिणाम अलग आए, उस तरह से नहीं देख सकते हैं। कई जगह पर स्थिति अलग होती है। राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी, 25 सांसद बीजेपी के खाते में चले गए। ये कुछ अलग अलग स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं या हमारे आम चुनाव होते हैं तो बड़ा अलग नजरिया होता है। खैर, लेकिन बात कर्नाटक की, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव महत्वपूर्ण इस वजह से है कि बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती, एक तो सत्ता में कायम रखना अपने आप को, और सत्ता के साथ साथ इस मैसेज को दूसरी जगह सर्कुलेट करना कि हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे तो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बजरंग बली के नाम पे या बजरंग दल पे चुनाव लड़े तो आगे बढ़ रहे हैं। दोनों चीजें होंगी उनके लिए। कांग्रेस के लिए ये बात सामने आ रही है अभी तक की, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स पे हमें उस पे गौर करना चाहिए कि रिजल्ट क्या आता है। एग्जिट पोल की बात करें तो राहत की बात है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। 90% एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। जेडीएस है, उसकी जैसी स्थिति लग रही थी उतनी सीटें आ रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस को आवश्यकता पड़ेगी, या फिर जो विपक्ष एकता की बात की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले देश के कई दिग्गज विपक्षी दलों को इस एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जेडीएस उस सूत्र में अपने आप को पिरोने की कोशिश करेगा? ये देखने वाली बात होगी। तो चले, हमारे साथ प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, मदन प्रजापत जी भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े। अनिल, क्या लगता है, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, 224 सीट है कर्नाटक में। वर्षों से ये सिलसिला आ रहा है, लगभग 3 दशक की बात हो रही है कि एक बार बीजेपी, एक बार दूसरी गवर्नमेंट, एक बार कांग्रेस, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अभी क्या लगता है आपको कि ये मिथक टूटेगा जो बीजेपी दावा कर रही है, या फिर कांग्रेस इस भरोसे में कि अब की बार मेरी सरकार? क्या लगता है? मिथक तो कल जब काउंटिंग होगी तब तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सर्वेज हुए थे चुनाव के बाद की, मतदान के जो बाद की स्थितियां हैं उस पर एनालिसिस किया जा रहा है, और मतदान के पहले की भी स्थितियों को देखा जाए, टोटल अगर देखा जाए तो सर्वे कुछ हद तक कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। मतदान के बाद में जो एक तरह से विशेषज्ञ गणित निकालते हैं कि आखिरकार किसके पक्ष में बहुमत जा रहा है या संख्या बल किधर जा रहा है, वो स्थितियां भी कुछ कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए चिंता का विषय एक है, हमने देखा था कि सर्वे महीने भर पहले जो सर्वे हुए थे, और आम कार्यकर्ता, आमजन, यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते थे कि शायद कर्नाटक की सीट इस बार बीजेपी खो देगी। लेकिन मतदान हुआ, मतदान पिछले वर्ष के मुकाबले 1% से कुछ हद तक ज्यादा यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद में बीजेपी एक बार फिर से उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बन रही है, हालांकि बीजेपी ये जरूर नहीं कह रही कि उनका स्पष्ट बहुमत आ रहा है या खुद वो अकेली सरकार यहाँ पर बनाएगी। यही गणित यहाँ पर कांग्रेस को संकट में डाल रहा है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है, क्या कांग्रेस में कोई टूट तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के बहुमत से जेडीएस ने सरकार वहां पर बनाई थी, ज्यादा समय नहीं चली, 1 साल का समय वहां पर रहा, और उससे पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन साल भर बाद की क्या स्थितियां रही है सभी के सामने यहाँ पर है। स्थितियां काफी कुछ बदली। तो ऐसे में कर्नाटक में कोई नाटक तो नहीं हो जाएगा, ये सभी की जुबान पर कहते हुए देखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। मदन जी, आपके पास आना चाहूंगी। चुनौती आपके सामने है कि आपकी गवर्नमेंट है, आप रूलिंग पार्टी है, आपकी सरकार, आप बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल्स को खारिज इस वजह से किया जाए, अगर मेरे मुताबिक होते हैं तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बिल्कुल ये तो होना ही है, और अगर नहीं आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं एग्जिट पोल बेकार होते हैं। तो दोनों बातें, मैं एग्जिट पोल पे चर्चा भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं बीजेपी की जो चुनौती है उसकी बात करना चाह रहा हूं कि आपके सामने सत्ता बनाने की चुनौती है। देखिए योगेंद्र जी, हम तो किसी को क्रिटिसाइज करते नहीं है। एग्जिट पोल अपने हिसाब से, अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं, हम अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। वो उनकी परिस्थिति क्या होती है, वो किस तरीके से डेटा लेते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। बट मैं ये आपको ये कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है,
और जो विकास के कार्य जो है उनको वापस से जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिस तरीके से वहाँ पे आपका एरोटिक्स का जो हेलीकॉप्टर बनाने की जो फैक्ट्री लगाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किए, 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वहाँ चालू किए हैं। तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता को जो है विकास मिलेगा, जिस तरीके से पिछली बार। प्रतीक जी, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। आपके तमाम पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है, सरकार बनेगी। कोई मूल आधार है जिसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये हमारी बड़ी वजह है जिससे जनता हमारे पक्ष में वोट डाली है? देखिए, अभी आपने मेरे साथी से पूछा तो उन्होंने एकमात्र एक चीज जो गिनाई है कि 3600 करोड़ के अंदर एक हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री खुली, जो भी केंद्र सरकार ने किया था। मतलब 3.5 साल की जो सरकार थी वो 40% कमीशन की सरकार थी। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके कार्यकर्ता ने नाम लेकर के मंत्री का और सुसाइड की है। उसके बाद में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर जो एसोसिएशन है उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और जो जनता है कर्नाटका की वो ये मान चुकी है कि 40 नहीं, हो सकता है 40 से ज्यादा भी प्रतिशत कमीशन जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरा मीडिया का कवरेज देखा वहां ग्राउंड पे, तो लोग बोल रहे थे कि 60% 70% की सरकार है। और मुझे लगता है कि अब कल रिजल्ट सबके सामने आ ही जाएंगे। और एग्जिट पोल ने या उससे प्री पोल की हम बात करेंगे तो प्री पोल में जैसे जैसे सीटें आगे आगे समय बढ़ा, सीटें बढ़ती गई और एग्जिट पोल में भी 140 के लगभग सीटें दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 40% सरकार की जो सरकार थी कमीशन की वो 40 सीटों के नीचे रहने वाली है और 140 से ज्यादा सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए देखिए अनिल, यूं तो चर्चा जब रिजल्ट आएगी तो निश्चित रूप से हम भी करेंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन पार्टियों के वो भी हमारे साथ शिरकत करेंगे। लेकिन एक आफ्टर वोटिंग जो होती है जिसे एग्जिट पोल भी कहते हैं, लेकिन एक टॉक्स की होती हैं कि पोस्ट टॉक्स क्या है आपके पास में आफ्टर वोटिंग। तो यहाँ एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को लेकर के आपने भी कहा कि कुछ समय पहले तक रिजल्ट्स और जो रिसर्च आ रही थी कुछ लोगों की, उसके हिसाब से आ रहा था कि बहुत नुकसान हो रहा है बीजेपी को। बजरंग दल पर बैन को लेकर के आपको लगता है कि बीजेपी को एक ऐसा इश्यू मिल गया है कि अपने तमाम एजेंडे को छोड़ करके और कर्नाटक में से बुनाने की कोशिश की, ना केवल कर्नाटक, देश के डिफरेंट स्टेट्स में भी इसे फैलाने की कोशिश की। तो यहां कांग्रेस को ये वाला को डैमेज कर सकता है या फिर जनता पे, कर्नाटक की पे कोई असर नहीं है इसका? देखिए, इशू जो उठा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े, ये कहीं ना कहीं इशू माहौल बनता हुआ देखा गया। डैमेज कितना करेगा ये तो काउंटिंग में स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या डैमेज हुआ है कांग्रेस का जो वोट बैंक था। और जो सर्वेज की रिपोर्ट भी है कुछ हद तक यही कह रही है, विशेषज्ञ भी वहाँ के जो गणित यहाँ पर लगा रहे हैं, जो आंकड़ा आ रहा है सीटों का, कुछ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि बहुमत के आधार पर अगर देखा जाए तो बड़े दल के रूप में कांग्रेस वहां पर उभर सकती है। तो काफी बयानबाजी हुई है वहां के चुनाव में, ऐसा नहीं है। चुनाव जब स्टार्टिंग से देखा जाए तस्वीर बदलती हुई नजर आई और लगातार कांग्रेस का कुछ हद तक वोट बैंक कम होता हुआ भी देखा गया। शुरुआत में जब चुनाव कर्नाटक के शुरू हुए थे, लोकल मुद्दे थे, लोकल मुद्दों के आधार पर चुनाव जो था उनका मानस भी देखा जा रहा था। और खासतौर से जो एक आरोप लग रहा था कांग्रेस की ओर से, लगातार विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहा था जनता के बीच में 40% कमीशन का, इसका काफी कुछ हद तक कांग्रेस का जो मैसेज देने की जो कोशिश थी शायद जनता के बीच में सफल मानी गई। लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, सांप का उदाहरण देते हुए जिस तरह से जहर का उदाहरण दिया गया, और उसके बाद में सोनिया गांधी पर बीजेपी का प्रहार रहा, और उसके आगे अगर चुनाव को बढ़ता हुआ देखा जाए तो काफी कुछ हद तक जो बयानबाजी यहाँ पर ये काफी अपने आप में कहा जा सकता है कि जो चुनाव थे एक तरह से कहीं ना कहीं हवा में उठते हुए देखे गए। स्थानीय जो मुद्दे थे वो धरातल पर रह गए। और फिर अगर इन हवा मुद्दों के अंदर, हवाई जो चुनाव हुए थे, अगर कार्यकर्ता और वोटर अगर इस माहौल के अंदर गए हैं तो ये कहा जा सकता है कि स्थितियां जो है कुछ बदलती हुई नजर आ सकती हैं। ज्यादा समय नहीं है, काउंटडाउन कहा जा सकता है, कल सुबह 7 बजे से स्थितियां जो थी कर्नाटक की स्पष्ट होने लग जाएंगी। और उसके बाद में ये देखना होगा कि कर्नाटक पर कौन काबिज होता है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 2024 का मिशन देख लिया जाए या फिर कांग्रेस के लिए देख लिया। चलिए दूसरी बात, अनिल अगर बात सही करेंगे, कर्नाटक का इलेक्शन एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक वैक्सीन का काम खासकर कांग्रेस के लिए करेगा। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो लड़ने की एक ताकत होगी उसमें, क्योंकि अभी जिन स्टेट से एक एक करके बात, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 ऐसे राज्य जहां कांग्रेस का बड़ा वजूद है, जिसमें से 2 में तो सरकार है। एक जगह सरकार बनी थी लेकिन बीच में ही सरकार चली गई उनकी, तो यहां उसके लिए एक बड़ी बात हो सकती है। आप सही कह रहे हैं। प्रतीक सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस के लिए ये पेटियां ईवीएम खुलेगी, कितनी राहत देगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी मैंने कहा कि वोटिंग के बाद की चर्चा कर रहे हैं कि
हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, आपको आपकी मेहनत का अंदाजा है, मदन प्रजापति जी को उनकी मेहनत का अंदाजा है, लेकिन बजरंग दल पर बैन को लेकर के, क्योंकि यूं कहें कांग्रेस का तो नफा नुकसान पहले से मालूम हुआ, हिडन एजेंडा नहीं था क्योंकि मैनिफेस्टो में आप लोगों ने डाला है उसे, लेकिन लोगों को कहना है कि बड़ा नुकसान भी हो सकता है इससे। देखिए, मैं जो आप लास्ट अगर चुनावों की बात करेंगे तो उसमें भी बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंटेज था कांग्रेस का, परसेंटेज सीटों में ज्यादा नहीं आ पाया और फिर भी हमने सरकार बनाई। सरकार बनाने के 1.5 साल बाद हमारी सरकार एमएलए को तोड़ करके, पैसे दे के, प्रलोभन दे करके और एमएलए खरीद करके सरकार गिरा दी गई। चलिए कोई बात नहीं, 3.5 साल जब सरकार बनाई तो 40% कमीशन की सरकार चल रही है और जनता उससे त्रस्त हो चुकी है, और उसी का नतीजा है। आप ग्राउंड पे इतने ढेरों वीडियो वहां पे यूट्यूब पे अवेलेबल है जहां पे जो पत्रकार महोदय बात कर रहे हैं जनता से और जनता बोल रही है कि त्रस्त हो चुके हैं, इतना करप्शन है। और बुम्बई साहब तो खुद ही कल बोल रहे थे कि हम लोग अभी डिप्रेशन में हूं, मैं बात नहीं करूंगा, और अलग तरीके की बात ना। तो अब वो कल रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बजरंग दल पे हमारे से सवाल पूछने से ज्यादा जो इनकी पार्टी के अंदर अभी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो तो खुलेआम बोल चुके हैं कि बजरंग दल तो एक आतंकी संगठन है। क्योंकि ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था वो बजरंग दल का मेंबर था और वो आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था। और ये सिंधिया जी ने बोला है, ये भी सर्वविदित है, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो हमसे पूछने की जगह ये उनसे पूछ लें। तीसरी बात ये कहूंगा कि मैं हमारे जो आराध्य देव हनुमान जी हैं उनका जो कंपैरिजन है वो जो ये जो बजरंग दल के हुड़दंगी हैं उनसे नहीं होना चाहिए। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। बजरंग बली का और बजरंग दल का कोई लेना देना नहीं है, और इसको कंपेयर करके इन्होंने हिंदू समाज का अपमान किया है। और इसीलिए वो हिंदू समाज और पूरा जो सर्व समाज है वो कर्नाटक को, मैं कांग्रेस को वोट दिया है, और कल जब रिजल्ट आएंगे तो पता सबके सामने होगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा मदन जी कि आपकी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विकास से ज्यादा आप लोगों ने बजरंग दल को बनाने की कोशिश की। अगर पूरे कैंपेन में अगर हम आपके सीनियर लीडर्स की स्पीच देखें तो उसमें रामनवमी, दशहरा या फिर बजरंग दल, इन तमाम चीजों की चर्चा है। आप जिससे एरोनॉटिक्स की बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री की बात करें, उसका जिक्र बहुत कम है। तो क्या लगा आपको कि इसमें ज्यादा लगता है कि ये एक ऐसा फर्टाइल इश्यू है कि बजाय विकास के इस पे हम ज्यादा खेलें? देखिए योगेंद्र जी, ये तो डर किसको है और हार कौन रहा है, ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया था कि मोदी जो है वो सांप है, जहरीला सांप है। इस तरीके के बयान देना मंच पे से ये तय करता है कि बौखलाहट किसकी थी। हम उससे पहले जितनी भी बात आपने देखा होगा, विकास की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, कौन लेके आया? तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की खून के अंदर है, रग रग के अंदर है। ये जब भी चुनाव होते हैं इन्होंने कहा बजरंग दल पे बैन कर देंगे, पीएफआई पे बैन कर देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी होती है योगेंद्र जी कि बजरंग दल अभी कह रहे थे उड़दंगी है, आतंकवादी बता रहे थे मेरे मित्र। बजरंग दल के एक नहीं, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 3 उदाहरण दे दो जिसके अंदर एक तो मैंने ये नहीं दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को कांग्रेस के टाइम का मत कोट करो आप। कांग्रेस की विचारधारा के अंदर थे, कांग्रेस में थे तो वो बोलेंगी। लेकिन आज की बात सुनिए, उन्होंने, अरे मैं बोल लूं क्या? मैं अगर आपका हो तो, नहीं तो फिर मैं भी कर लूंगा। बोलिए। जिस तरीके से इन्होंने एक बजरंग दल के लिए किया, मैं तो कह रहा हूं ना, यहाँ पे जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो दंगों के अंदर शामिल होते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे आवास पे बैठ के हिसाब पार्टी का खोलते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। लेकिन करौली में मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ राजस्थान के, वही जो है जो पीड़ित होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, आपके चैनल ने भी दिखाई है। इसी तरीके से जोधपुर के अंदर तांडव होता रहता है। तो ये तो इनकी क्या है, सिर्फ हिंदू संगठनों को जो है वो टारगेट करो ताकि एक धर्म विशेष का वोट जो है वो पूरा का पूरा मिल जाए हमारे को। दूसरा, इन्होंने कहा कि एमएलए की खरीद फरोख्त करते हैं। अरे भाई, आपका घर टूट रहा है, आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं रख पाते हो। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि उनके राहुल गांधी के फैसले जो है उनके वो लेते हैं। इसी तरीके से एक ने कहा कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते हैं। अब अगर आप अपने लोगों में संवाद नहीं रखोगे, अपने लोगों के साथ में बात नहीं करोगे, आज स्थिति राजस्थान की देख लीजिए कि सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ जो है वो निकले हुए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इसी तरीके से जो है कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया था कि जो है खड़गे जी का बयान देख लीजिए, उसके बाद मैनिफेस्टो के अंदर क्यों लेके आइए। हम तो बात ही नहीं कर रहे थे, विकास पे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर पीएफआई और बजरंग दल जो दोनों हैं वो है, हम एजेंडे भी हैं और हम जनता को यह भी दिखाने में है कि तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर कहीं पे आप उस भ्रम के अंदर नहीं आ जाए और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। दूसरा, इन्होंने कर्नाटक के अंदर लेगा कि मुफ्त ये
कि हम ये दे देंगे। राजस्थान 2018 का चुनाव याद है क्या? संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? कौन सी यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी पढ़ाए थे? 4.5 साल में भी 10 दिन नहीं हुए संपूर्ण कर्ज माफ का। लेकिन ये सिर्फ चुनाव में बाहर निकलते हैं, वहां पे वादे करते हैं, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, उसके बाद में संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के अंदर लुप्त हो जाते हैं, विकास का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूं, इसका जवाब कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की जनता देगी। हमारी सरकार दोबारा बनेगी और इसका जो सीधा सीधा इनके मैनिफेस्टो और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो बयान जिस टाइम पे आए थे, उसी दिन पता था कि बौखलाहट के अंदर इस तरीके की बातें करते हैं और बौखलाहट में बात करने हार सामने दिखती है जब ये आदमी ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं अभी देखिए, मदन जी ने कल माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फैसला सुना नहीं। उन्होंने बताया महाराष्ट्र के मुद्दे पे कि क्या कर रहे थे वो और किस तरीके से संवैधानिक जो वहां के जो राज्यपाल थे उन्होंने गलत डिसीजन लिया, वहां के जो स्पीकर थे उन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो खरीद फरोख्त हो रही थी, ये कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। दूसरी बात, संपूर्ण कर्जा माफी की जो बात थी, हमने किसानों के 1400 करोड़ को जीवने का, अरे अभी बताऊंगा, साथ में अभी आपकी सारी बात तब याद दिलाऊंगा आपको, सारी चीजें याद दिलाऊंगा। 1400 करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ किए, 1 रुपए का कर्ज बता दीजिए केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के माथे पे आसपास की सरकार ने किसी भी किसान का कोई कर्जा माफ किया हो? उत्तर प्रदेश ने किसी किसान का कर्जा माफ किया, मध्य प्रदेश ने किया, हरियाणा ने किया, गुजरात ने किया, किया 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया हमने, 1 रुपए का कर्जा माफ किया क्या? आपको शर्म आती नहीं है इस तरीके की बातें करते? 14,000 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया। उत्तर प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा माफ किया? राहुल गांधी में कितना कर्जा माफ किया? राहुल गांधी हरियाणा में कितने रुपए का कर्जा माफ किया? गुजरात में कितने रुपए का कर्जा माफ किया? कर्नाटक में कितने रुपए का कर्जा माफ किया? तो बातचीत करते हैं, 14,000 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया है और इसीलिए 10 चुनाव बढ़ाते हो, चुनाव एक बार मदन जी मैं अनिल एक चीज में जरूर जानना चाहूंगा यहाँ पे, आपको अगर मान लो रिजल्ट बीजेपी रिपीट करती है तो कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है कि भाई एक मलाल रहेगा, शायद बजरंग दल का मुद्दा नहीं लेके आते तो जीत जाते। लेकिन अगर बजरंग दल का ओपन मुद्दा लेकर के आने के बाद अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बना लेती है तो क्या लगता है आपको एक मैसेज ये भी जाएगा कि हर जगह आपका तुष्टिकरण का मामला नहीं चल सकता, कहीं पे डेवलपमेंट भी लोग चाहते हैं। दूसरा, करप्शन की जो बात सामने आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, लेकिन बीजेपी ने उसे इग्नोर किया और ये कहा कि करप्शन मुद्दा ही नहीं है, वहां है ही नहीं, तो प्रतिपक्ष ने फैला हुआ एजेंडा है। तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में कांग्रेस सरकार बना लेती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बीजेपी को एक्सरसाइज करनी होगी? देखिए, एक्सरसाइज तो दोनों पार्टियों को करनी पड़ेगी। ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, बूस्टअप देने के लिए 2024 से पहले महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी देख लिया जाए तो चुनाव महत्वपूर्ण अपने आप में। अगर यहाँ पर जनता नकार देती कि पूरी ताकत लगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किया है, हमने देखा कि एक दिन 25 किलोमीटर का, उसके बाद 10 किलोमीटर का रोड शो, अपने आप में ये कहा जा सकता है कि कितना फोकस कर्नाटक पर रहा। मोदी की कई सभाएं हुई, अमित शाह वहां पर डटे रहे और तमाम जो बड़े दिग्गज थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके फोकस में ये चुनाव रहा था। अच्छी खासी रणनीति वहां पर बनाई गई थी। शुरुआत में चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया था कि आखिरकार चुनाव किस हद तक हैं, किस तरफ जा रहे हैं, पूरी रणनीति प्लानिंग थी, चुनाव आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही बजरंग दल का मुद्दा वहां पर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा किस तरह से कैच वहां पर किया और उसके बाद में उग्रता देखी गई पार्टी की। चुनावी कैंपेनिंग पूरी एक अलग दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दी। हमने देखा कि मीडिया से स्तर से लेकर तमाम जो नारों के जो चीजें थी वो बदलती हुई देखी गई। चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे गिनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस रहा। हनुमान चालीसा के पाठ वहां पर होते हुए देखे गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस मात खाती है, कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ से चुनाव निकल रहा था कांग्रेस का, और अगर यहाँ पर कांग्रेस नहीं आती है तो एक बार फिर से सोचना होगा कांग्रेस को कि आखिरकार वजह क्या है। जहां पर कांग्रेस जीत रही है वहां पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से हैं, अच्छी सर्वे की रिपोर्ट वहां पर आ रही थी, जनता खुद कह रही थी कि वहां पर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसके चलते वो सत्ताधारी पार्टी को नहीं, विपक्षी खेमे को चाहती है। लेकिन फिर भी अगर चुनाव निकलते तो चिंता का विषय होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले ही जब हिमाचल के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने बीजेपी से इस्तीफा मांगा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो अपना गृह राज्य नहीं बचा पा रहे हैं। खड़गे साहब के सामने भी एक बड़ी चुनौती है ये। खैर, लेकिन ये सब तमाम चीजें चलती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन निगाहें सबकी इसी पे टिकी हुई कि कर्नाटक की जनता क्या गुल खिलाती है,
क्या निकल करके आता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर, सॉरी आप लोगों के